नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। और दोस्तों, आज हम जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, संविधान। अमूमन संविधान से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और ये एक काफ़ी बड़ा पार्ट है जीएस का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, इनको टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश का संविधान क्या है, हमारे देश के संविधान का मतलब क्या है। दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश के संविधान का मतलब ये है कि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी एक यूनियन का मतलब होता है कि अगर कोई भी स्टेट यूनियन में शामिल हो जाता है तो वह टूट नहीं सकता, फिर उस स्टेट का टूटना असंभव हो जाता है। और संविधान का अर्थ होता है सबके लिए बराबर विधान, सबके लिए बराबर न्याय, सबको समता का अधिकार प्रदान करना, यही संविधान का मतलब होता है। तो दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है इसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। हमारे देश के संविधान में भाग कितने हैं? 22। ये जो 22 भाग हैं दोस्तों, ये एक प्रकार के लेसन हैं। जैसे कोई किताब आप देखते हैं उसमें लेसन होते हैं, पाठ होते हैं, उसी तरह हमारे देश का जो संविधान है इसमें 22 ठो भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद, अनुच्छेदों की संख्या दोस्तों 395 अनुच्छेदों की संख्या है 395। 395 अनुच्छेद जो है, ये 22 भाग जो हैं उन्हीं में इनको वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद जो है एक तरह से वाक्यांश दिए हुए हैं प्रत्येक भाग में, और भाग जो है वो एक प्रकार से लेसन है। और इसमें दोस्तों अनुसूचियां हैं 12। अनुसूचियों की संख्या दोस्तों 12। अनुसूची की संख्या 12 है। प्रारंभ में 8 थी, पहले 8 थी, अब 12 है। दोस्तों, अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, फिर बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। कुल मिला के 12 अनुसूचियां हो गई। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे भाग वर्णित किए गए हैं, भागों में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है, किस भाग में कितने आर्टिकल हैं, इनको टॉपिक वाइज क्लियर किया जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है भाग 1 में, क्या क्या लिखा हुआ है भाग 2 में। उसको टॉपिक वाइज एक आसान और सरल भाषा में समझते हैं। होता क्या है कि जो संविधान है, वो जो मूल संविधान लिखा हुआ है उसमें बहुत ही डिफिकल्ट भाषा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी हुई है। उस लैंग्वेज को सब कोई समझ नहीं सकता, इसलिए हम उस लैंग्वेज को बढ़िया सरल भाषा में लेकर टॉपिक वाइज एक एक अनुच्छेद और एक एक भाग सब कुछ बढ़िया से बताएंगे। तो दोस्तों, भाग संख्या 1 देखेंगे। भाग 1, भाग 1 में लिखा है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब होता है यूनियन और राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि राज्य की सीमाएं, कि हमारा देश एक यूनियन है और उसमें जो राज्य हैं उनकी क्षेत्र की सीमाएं कहां कहां तक हैं, इन सब चीजों का वर्णन भाग 1 में लिखा गया। इसीलिए कहा गया संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 जो है, इसमें आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। इसमें अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक वर्णन किया गया है। दोस्तों, भाग 1 जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक वर्णन किया गया है भाग 1 में। अब अनुच्छेद को देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग संख्या 1 में है। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद 1। दोस्तों, अनुच्छेद 1 कहता है कि हमारा देश भारत जो है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जिसमें 28 ठो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 8 जो केंद्र शासित राज्य हैं वहां पर
नहीं लगता है, वहाँ पर गृह मंत्रालय काम करती है, वहाँ पर गवर्नर का शासन लागू होता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जितनी होती हैं सब गवर्नर के अंडर में होती हैं। तो दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस चीज का वर्णन अनुच्छेद संख्या 1 में लिखा गया, कहा गया कि हमारा देश जो है उसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 में यही कहा गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल संख्या 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद संख्या 2, अनुच्छेद नंबर 2 में दोस्तों कहा गया है कि संसद जो है वो बगैर राष्ट्रपति से पूछे किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद राष्ट्रपति से बगैर पूछे किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। दोस्तों ये अनुच्छेद संख्या 2 में लिखा है, संसद बगैर राष्ट्रपति से पूछे किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है दोस्तों कि संसद जो है वो राष्ट्रपति से बगैर पूछे किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण है सिक्किम। 1959 ईस्वी में जब तिब्बत को चाइना पूरी तरह से घोंट गया तो तिब्बत की सीमा पर ही सिक्किम है, तो सिक्किम एक बहुत ही छोटा देश था, तो वो देख के डर गया। जब वो देख के डर गया तो 1974 ईस्वी में तो वो सहराज्य के रूप में रहा। सहराज्य का मतलब कि उसने सोचा कि पहले भारत के साथ सहराज्य में रहकर देखते हैं कि हमारे साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। फिर 1 साल तक वो सहराज्य में रहा, उसके बाद फिर 1975 ईस्वी में अपनी स्वेच्छा सेवा भारत में मिल गया। तो वहां पर दोस्तों आर्टिकल नंबर 2 का प्रयोग हुआ कि संसद जो है बगैर राष्ट्रपति से पूछे किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। संसद बगैर राष्ट्रपति से पूछे किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आर्टिकल संख्या 2 में लिखा। अब अनुच्छेद संख्या 3, अनुच्छेद संख्या 3 दोस्तों अनुच्छेद संख्या 3 में लिखा है कि संसद बगैर उस राज्य के पूछे और बगैर राष्ट्रपति से पूछे उस राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नाम इत्यादि में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मान लो एक तरह से संसद अगर चाह जाए कि यूपी का आधा भाग काट के बिहार में जोड़ देना है, तो संसद के पास इतनी पावर है कि वो योगी आदित्यनाथ से संसद नहीं पूछेगी कि हम जो है 10 जिले यूपी के काट के बिहार को दे रहे हैं, वो दे सकती है। या उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कोई दूसरा नाम रख सकती है। ना राष्ट्रपति से पूछेगी संसद और ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछेगी। तो दोस्तों यही लिखा गया है आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 3 में लिखा गया है कि बगैर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से पूछे और राष्ट्रपति से पूछे संसद राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और उसका नाम बदल सकती है। संसद बगैर राष्ट्रपति से पूछे किसी भी राज्य का
नाम बदल सकती है। संसद बगैर राष्ट्रपति से पूछे किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है और क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो दोस्तों आर्टिकल संख्या 3 में लिखा गया है कि संसद बगैर राष्ट्रपति से पूछे और बगैर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से पूछे उस राज्य की क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है और उस राज्य का नाम बदल सकती है। इसमें ना राष्ट्रपति से पूछना है ना ही उस राज्य के मुख्यमंत्री से संसद पूछेगी। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 3 तक बता दिए हैं और आर्टिकल संख्या 4 जो है, आर्टिकल संख्या 4 में कहा गया है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा, जब आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद संख्या 2 और अनुच्छेद संख्या 3 का जब प्रयोग होगा तो राष्ट्रपति उसमें टांग नहीं लड़ाएंगे। कहने का मतलब साफ है कि 368 के बाहर रखा गया है। जितने भी राष्ट्रपति के पावर हैं वो 368 में है। जितनी भी चीजें 368 में दी गई हैं उन पर राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 4 में सीधे सीधे ये लिखा है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा तो उसमें राष्ट्रपति दखलंदाजी नहीं करेंगे, उसमें कोई टांग नहीं लड़ाएंगे। तो इसका मतलब कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। तो दोस्तों आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिटा के यहाँ से फिर आर्टिकल नंबर 4 बताएंगे और उसके बाद फिर भाग 2 बताएंगे। हम 1 मिनट के लिए किनारे हो जाते हैं। प्लीज आप सब लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आर्टिकल संख्या 4 बताने जा रहे हैं। दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद संख्या 4। दोस्तों आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा, यानी अनुच्छेद संख्या 2 और अनुच्छेद संख्या 3 ka जब प्रयोग होगा तो उसमें राष्ट्रपति कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आर्टिकल संख्या 4 में दोस्तों लिखा हुआ है कि जब आर्टिकल संख्या 2 यानी कि संसद जब किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी और आर्टिकल संख्या 3 यानी कि संसद जब किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करेगी या फिर किसी भी राज्य का नाम बदलेगी तो उसमें राष्ट्रपति टांग नहीं लड़ाएंगे। दोस्तों यही लिखा है आर्टिकल संख्या 4 में कि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा तो राष्ट्रपति उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो साफ सीधी बात यह है कि आर्टिकल संख्या 368 के बाहर रखा गया है, यानी कि आर्टिकल संख्या 368 जो है उसमें राष्ट्रपति की पावर को बताया गया है। आर्टिकल संख्या 368 में जितनी चीजें बताई गई हैं उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकता है। लेकिन आर्टिकल संख्या 2 और आर्टिकल संख्या 3 का जो प्रयोग बताया जा रहा है कि जब होगा तो
उसमें राष्ट्रपति कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसका मतलब इसे आर्टिकल संख्या 368 के बाहर रखा गया है। तो दोस्तों भाग संख्या 1 कंप्लीट हो गई, भाग संख्या 1 कंप्लीट हो गई, आर्टिकल संख्या 1 से लेकर आर्टिकल संख्या 4 तक। अब इसके बाद दोस्तों है भाग संख्या 2। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो अनुच्छेद 4 का। इसके बाद फिर हम आगे बता रहे हैं भाग संख्या 2, भाग संख्या 2। भाग 2 दोस्तों, भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और भाग 2 जो नागरिकता है इसमें आर्टिकल संख्या 5 से लेकर आर्टिकल संख्या 11 है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक है। दोस्तों भाग संख्या 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक का वर्णन किया गया है और इसमें नागरिकता का वर्णन है। अब देखते हैं दोस्तों भाग 2। भाग 2 में नागरिकता में आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 जो है दोस्तों इसमें प्रारंभ के आधार पर नागरिकता, प्रारंभ के आधार पर नागरिकता का प्रावधान है। प्रारंभ के आधार पर नागरिकता। अनुच्छेद संख्या 5 में लिखा है कि प्रारंभ के आधार पर नागरिकता दी जाए। अब दोस्तों समझते हैं कि ये जो लिखा है कि प्रारंभ के आधार पर नागरिकता, इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उतनी समय जितने लोग भारत में निवास कर रहे थे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उतनी समय जितने लोग भारत में निवास कर रहे थे उन्हें प्रारंभ में नागरिकता के आधार पर नागरिकता प्रदान कर दी जाए। ये दोस्तों लिखा हुआ है आर्टिकल संख्या 5 में, यानी प्रारंभ के आधार पर नागरिकता। तो इसकी परिभाषा है दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू हुआ तो उतनी समय जितने लोग भारत में रह रहे थे उन्हें नागरिकता दे दी जाए, उन्हें नागरिकता दे दी जाए। तो दोस्तों आर्टिकल संख्या 5 में लिखा है प्रारंभ के आधार पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 ईस्वी के समय जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उतनी समय जितने लोग भारत में रह रहे थे उन्हें प्रारंभ में नागरिकता के आधार पर नागरिकता प्रदान कर दी जाए। ये इस चीज का उल्लेख आर्टिकल संख्या 5 में लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद आता है आर्टिकल संख्या 6। अनुच्छेद 6 दोस्तों, अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है कि 19 जुलाई
19 जुलाई 1948 ईस्वी तक, 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं, यानी कि लगभग 11 महीने का समय। हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था और उसी समय हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था। तो कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक जितने लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाए। अगर इसके बाद वो भारत आ रहे हैं, अगर 19 जुलाई 1948 ईस्वी के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत आ रहा है तो फिर उसे सहजता से नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। उसे जो है फॉर्म भरना पड़ेगा और 6 महीने तक कैंप में रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद भी गृह मंत्रालय उस पर विचार करेगा कि इसे नागरिकता दे दी जाए या ना दी जाए। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उन्हें नागरिकता दे दी जाए। जुलाई 1948 ईस्वी तक जितने लोग भारत आ चुके हैं उन्हें नागरिकता दे दी जाए। दोस्तों आर्टिकल नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उन्हें सहजता से नागरिकता प्रदान कर दी जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल संख्या 6। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे आर्टिकल संख्या 7। प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखते हैं आर्टिकल संख्या 7। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अनुच्छेद 7। दोस्तों अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि 1 मार्च 1947 ईस्वी से पहले, यानी देश आजाद होने के पहले क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जो जिन्ना के प्रभाव में आ गए और जिन्ना के कहने से वो पाकिस्तान के प्रांत में बस गए जाकर, यानी कि देश आजाद होने से पहले ही कुछ भारतीय जो है वो भागकर पाकिस्तान चले गए थे। तो आर्टिकल संख्या 7 में कहा गया है कि 1 मार्च 1947 ईस्वी के पहले जितने भी लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, अगर वह लौटकर भारत आ रहे हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाए। तो दोस्तों आर्टिकल संख्या 7 में कहा गया है कि 1 मार्च 1947 ईस्वी से पहले, 1 मार्च 1947 ईस्वी से पहले जितने लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, यदि वह लौट कर आ रहे हैं, यदि वह लौट कर भारत आ रहे हैं तो उन्हें
नागरिकता दे दी जाए। आर्टिकल संख्या 7 दोस्तों, आर्टिकल संख्या 7 में लिखा हुआ है कि 1 मार्च 1947 ईस्वी से पहले जितने भी लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान के क्षेत्र में बस गए थे जाकर, अगर वह लौट कर आ रहे हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लिखा है आर्टिकल संख्या 7। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद संख्या 8। अनुच्छेद संख्या 8। अनुच्छेद संख्या 8 दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 8 में कहा गया है कि यदि आप विदेश में जाकर सेटल हो जा रहे हैं, विदेश में जाकर आप नौकरी कर रहे हैं, वहीं आप शादी ब्याह कर लिए, अपना घर बसा लिए, घर और बनवा लिए और वहीं रहने लगे, और आप भारत नहीं आ रहे हैं कभी भी लौटकर, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल में आप भारत आ रहे हैं लौटकर, तो आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। आर्टिकल संख्या 8 में लिखा गया है कि यदि आप विदेश में कहीं सेटल हो गए, जाकर शादी ब्याह कर लिया, नौकरी चाकरी करने लगे, और आप भारत नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन बाद आ रहे हैं भारत, या काफी समय बाद आ रहे हैं, तब भी आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। जितने लोग भारत छोड़कर विदेश में जाकर सेटल हो गए हैं, जितने लोग भारत छोड़कर विदेश में जाकर सेटल हो गए हैं, उनकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी, उनकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों आर्टिकल संख्या 9, आर्टिकल संख्या 9 में कहा गया है कि आप बेहिचक विदेश में जाके रहिए, नौकरी चाकरी करिए, शादी ब्याह करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लिए, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लिए, वहां जाकर रहने लगे, मान लो जैसे आप अमेरिका में जाके सेटल हो गए, रहने लगे और बहुत दिनों तक रहे, आप शादी ब्याह कर लिए वहीं, और आप अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर लिए, तो फिर आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों आर्टिकल संख्या 9 में लिखा गया है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में कहा गया है यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। आर्टिकल संख्या 9 में कहा गया है दोस्तों, यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आर्टिकल संख्या 10 और आर्टिकल संख्या 11 बता देंगे तो आपका जो है ये भाग 2 कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अनुच्छेद 10 दोस्तों, अनुच्छेद 10 में यानी आर्टिकल नंबर 10 में कहा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर किसी को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा तो उसके जितने मूल अधिकार हैं वो सब छीन लिए जाएंगे और वह वोट वगैरह नहीं डाल सकेगा, चुनाव नहीं लड़ सकेगा और ना ही वह गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएगा, यानी कि वो भारत का नागरिक नहीं बचेगा। और यदि उसके मूल अधिकारों का हनन होगा तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों इसीलिए आर्टिकल संख्या 10 में बोल दिया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, लेकिन दोस्तों कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं कि उनमें नागरिकता छीन ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे जब समापन कि किस किस आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती, तो उसमें इसका विधिवत वर्णन किया जाएगा। किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे कोई आतंकवादी गतिविधियों में इंक्लूड हो गया, या फिर बम बना रहा है, या फिर कोई वैसा घातक हथियार बना रहा है, AK-47 निकल आई उसके घर में, या फिर वह देशद्रोह कर रहा है, किसी दूसरे देश की बड़ाई कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, या फिर इंडिया के किसी अन्य दुश्मन देश का साथ दे रहा है, या फिर वो पगला गया है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो दोस्तों आर्टिकल संख्या 10 में कहा गया है किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी नागरिकता से संबंधित कानून बगैर संसद की अनुमति के पारित नहीं होगा। नागरिकता संबंधित जितने भी कानून हैं उनमें संसद की अनुमति लेना अनिवार्य है, और प्रत्येक नागरिकता संबंधित कानून का मसौदा गृह मंत्रालय तैयार करेगा। दोस्तों इसका सीधा मतलब है कि नागरिकता देना या नागरिकता छीनना किसी भी आधार पर ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है। गृह मंत्रालय जिसको चाहेगा उसको चुटकी में नागरिकता दे सकता है, और अगर कोई आतंकवादी गतिविधि या फिर कोई गलत कार्य कर रहा है या फिर कोई देशद्रोह कर रहा है तो उससे गृह मंत्रालय जो है नागरिकता छीन भी सकता है। तो दोस्तों यही लिखा गया है आर्टिकल नंबर 11 में। नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बगैर संसद की अनुमति के पारित बगैर संसद की अनुमति के पारित नहीं होगा। और प्रत्येक नागरिकता संबंधी कानून का मसौदा गृह मंत्रालय तैयार करेगा। आर्टिकल नंबर 11 में दोस्तों लिखा गया है कि
नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बगैर संसद की अनुमति के पारित नहीं किया जाएगा और प्रत्येक नागरिकता संबंधित कानून का मसौदा गृह मंत्रालय तैयार करेगा। इसका मतलब है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम और कानून हैं उनकी पूरी पावर संसद और गृह मंत्रालय के हाथों में। तो दोस्तों भाग संख्या 1 में हम बताएं आर्टिकल संख्या 1 से 4 और भाग संख्या 2 में बताए 5 से 11। भाग संख्या 1 में था संघ एवं राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 का वर्णन किया गया। फिर दोस्तों उसके बाद भाग संख्या 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक बताए। इसमें दोस्तों नागरिकता संबंधित जितने भी आर्टिकल थे उनका वर्णन कर दिया गया। अब दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस किस आधार पर नागरिकता दी जा सकती है और किस किस आधार पर नागरिकता का समापन किया जा सकता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।